हिस्टोलॉजिक पैटर्न ऑफ फाइब्रोसिस को हम यूआईपी कहते हैं। और ये जो है ना यूआईपी अगर हमें मिल गया तो हमने कंफर्म कर लिया कि इस पेशेंट को जो है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ये इसकी डायग्नोसिस है। ठीक है। ऑफ नोट, सिमिलर पैथोलॉजिक चेंजेस इन द लंग में बी प्रेजेंट इन द एंटिटीज सच एज एस्पेटोसिस में भी ऐसी मिलेगी हमें लंग, कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ में एंड अदर कंडीशंस में। इसीलिए आईपीएफ जो है ना यानी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, क्योंकि जो यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया है वो इनमें भी होगी, इन डिजीज़ में। तो इसमें जो है हमने आईपीएफ को एक्सक्लूड करना है, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है। अब पैथोजेनेसिस पे आए कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती कैसे है। तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस दैट कैरेक्टराइजेस द आईपीएफ इज़ बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड इंजरी हो रही होती है और डिफेक्टिव रिपेयर हो रहा होता है एल्वियोलर एपिथेलियम, बार बार इंजरी हो रही है और रिपेयर भी एल्वियोलर एपिथेलियम का सही से नहीं हो रहा जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में। ठीक है। अगर हम फिगर देखें तो ये जो मैंने आपको फिगर एक्सप्लेन की थी, तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अदर इरिटेंट, टॉक्सिन, वायरल इन्फेक्शन, और एट रिस्क एपिथेलियम होती है। एज भी मैटर करती है, जेनेटिक्स, टेलोमेरेज म्यूटेशन, सर्फेक्टेंट म्यूटेशन, MUC5B वेरिएंट। ठीक है। तो उनकी वजह से अब जो है परसिस्टेंट एपिथेलियल इंजरी हो रही होगी। ठीक है। अब वो जाके ना इनेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस करवाएंगी, तो वो फिर आके प्रो फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स को रिलीज़ कर देंगे। ये इंजरी डायरेक्टली भी इन फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स जो फाइब्रोसिस करा उनको रिलीज़ करेंगे। अब इसके नतीजे में एबनॉर्मल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी, प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी, कोलेजन प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से आगे जाके फाइब्रोसिस होगी। ठीक है। तो यानी कि बार बार इंजरी हो रही है और डिफेक्टिव एल्वियोलर एपिथेलियम रिपेयर हो रहा है, तो उसकी वजह से ये फाइब्रोसिस होगी। अब कॉज इंजरी का ऑब्सक्योर है एंड वैरायटी ऑफ सोर्सेज जो है ना वो प्रपोज हुई है, जिनमें हमने देखा क्रोनिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है ना ये भी करवा सकता है इंजरी, क्योंकि गर्ड में जो है वो एस्पायरेशन भी हो सकता है, तो वो एस्पायरेट करेंगे हम लंग में जाके, वो इरिटेशन करवा के, और ये फाइब्रोसिस करवा सकता है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो सफ़र करते हैं ना रिफ्लेक्स से यानी गर्ड से या एक्सपोज टू अदर प्री प्रपोज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, तो वो उनको आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। तस बाकी जो फैक्टर्स जो हैं उनमें प्रीडोमिनेंट रोल है, यानी बाकी फैक्टर्स को प्रीडोमिनेंट रोल मस्ट है। क्लियरेस्ट इटियोलॉजिक क्लूज जो है ना वो हमें मिलते हैं जेनेटिक स्टडीज़ से। ठीक है। जो इटियोलॉजिक कॉज की बात कर रहे हैं हम, तो जर्म लाइन म्यूटेशंस जो है वो लीड करती हैं टू लॉस ऑफ टीलोमरेज, टीलोमरेज ही नहीं रहेगा तो वो एसोसिएटेड है विद इंक्रीज रिस्क। अब इन पेशेंट्स में जो है ना आईपीएफ का जो है रिस्क इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का ज़्यादा होगा, सजेस्टिंग दैट द सेल्युलर सेनेसेंस कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोफिब्रोटिक फिनोटाइप। द लिंक टू द सेलुलर एजिंग इज़ आल्सो इन लाइन, जिस तरह मैंने आपको फिगर में दिखाया कि एज जो है वो भी मैटर करती है, सेलुलर एजिंग भी है वो भी मैटर करेगी इसमें, विद ऑब्जर्वेशन दैट आईपीएफ जो है ये डिसऑर्डर है ओल्डर एडल्ट्स का। ठीक है। बुढ़ापे में रेयरली ये होगा बिफोर द एज ऑफ 55, उससे पहले जो है बिल्कुल रेयरली होगा। बाकी जेनेटिक एसोसिएशन भी है वो भी पॉइंट करती हैं टू प्राइमरी डिफेक्ट रिजाइडिंग इन द एपिथेलियल सेल्स, इन एपिथेलियल सेल्स में ही कोई जो है वो डिफेक्ट हो रहा। स्पेसिफिकली अप्रोक्सीमेटली 35% जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं ना उनको ना जेनेटिक वेरिएंट होता है MUC5B जीन का। ठीक है। ये वेरिएंट जो है अल्टर करेगा म्यूसिन की प्रोडक्शन को, जो म्यूसिन होता है ना उसकी प्रोडक्शन को अल्टर करेगा, जबकि अब स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट जो है ना जो जिनको जर्म लाइन म्यूटेशन होती है उनके सर्फेक्टेंट जीन्स में, या तो इस वेरिएंट ये वेरिएंट होगा या सर्फेक्टेंट जीन में कुछ लोगों को म्यूटेशन होती है। अब ये सारे कॉजेज़ हैं आईपीएफ के। ठीक है। ये अच्छे से आपने याद करने हैं। अब ये जीन्स जो है ना ये सिर्फ एक्सप्रेस होते हैं लंग के एपिथेलियल सेल्स पर, ये जीन्स सिर्फ लंग के एपिथेलियल सेल्स पर एक्सप्रेस होते हैं और इंडिकेट करते हैं कि एपिथेलियल सेल की एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो प्राइमरी इनिशिएटर्स हैं आईपीएफ का। ये हाइपोथेसाइज हुआ है कि एबनॉर्मल एपिथेलियल रिपेयर एट द साइट्स ऑफ क्रोनिक इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन गिव राइज टू एक्सुबरेंट फाइब्रोब्लास्टिक या मायोफाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन लीडिंग टू कैरेक्टरिस्टिक फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई। आल्दो मैकेनिज्म फाइब्रोसिस का इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है, लेकिन रीसेंट डेटा पॉइंट करता है टू एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाती है हमारे प्रो फाइब्रोटिक फैक्टर्स की। प्रो फाइब्रोजेनिक फैक्टर में हमारा एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है जैसे TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक हो गया। तो ये इसकी होगी सारी पैथोजेनेसिस इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ की। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो ग्रॉसली हमें जो है ना प्लूरल सरफेस जो लंग के हैं वो नज़र आएंगे कोबल स्टोन।
ठीक है। जिस तरह कोबलस्टोन एक पत्थर होता है जिसका स्मूथ फ्लैट सा सरफेस होता है, उस तरह से हमें जो है लंग की प्लूरल सरफेस नज़र आएगी। ये क्यों इस तरह नज़र आती है? ड्यू टू रिट्रैक्शन ऑफ द स्कार। स्कार जब बनता है ना तो वो सिकुड़ता है, रिट्रैक्ट करता है अलोंग द इंटरलोबुलर सेप्टा। जो लोब्यूल्स हैं उनके इंटरलोबुलर जो सेप्टा है बीच बीच वाला, तो उसके सिकुड़ने की वजह से, श्रिंक होने की वजह से जो वो अपनी तरफ खींचेगा और कोबलस्टोन अपीयरेंस मिलेगी हमें प्लूरा की। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब लंग है, लंग में जो है एल्वियोलाई है जिसकी वजह से वो इतना स्पंजी नज़र आता है। तो उसमें एल्वियोलाई में जो ये इंटरलोबुलर सेप्टा है, जब ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो उसको जो लंग को ये सराउंड कर रही है प्लूरा, तो वो भी इस तरह अंदर की तरफ यूँ खींचेगी, तो पूरे एल्वियोलाई से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और पूरा जो हमें प्लूरा है वो कोबलस्टोन अपीयरेंस में नज़र आएगी। ठीक है। कट सरफेस जो है उसमें हमें फर्म, रबरी, वाइट एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस मिलेंगे, जो कि प्रेफरेंशियली हमें लोअर लोब पे ज़्यादा नज़र आएंगे, द सब प्लूरल रीजन्स में भी, एंड अलोंग द इंटरलोब्यूलर सेप्टा। लोब्यूल्स के बीच में जो सेप्टा है उसमें भी हमें ये मिलेगी। ये 3 साइट्स आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है कि कहाँ पे हमें ये फाइब्रोसिस मिलेगी। हिस्टोलॉजिकली हॉलमार्क जो है वो क्या है? पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। पैची, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, विच वेरीज इन इंटेंसिटी। फिगर देखें अगर हम, इस 13.14 फिगर में यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया दिखाया गया है। फाइब्रोसिस जो है ना ये वेरी कर रही है अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से, और ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है सब प्लूरल रीजन में। ये देखिए जो आउटर कवरिंग है वो लंग की प्लूरा होती है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फाइब्रोसिस मिल रही है। ठीक है, ठीक है। हमें पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगी जो कि वेरी करेगी अपनी इंटेंसिटी के साथ, जैसे हमने फिगर में देखा, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है, तो प्लूरा के साइड में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है सब प्लूरल रीजन में। इसके अलावा ये वॉर्सन करती है टाइम के साथ। अर्लीस्ट लेजन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है, उसमें हमें एक्जुबरेंट फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन मिलेगी, यानी उसको हम फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई कहेंगे। जैसे अगर हम ये फिगर देखें तो इसमें ना यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया दिखाया गया है, फाइब्रोब्लास्टिक फोकस विथ फाइबर्स रनिंग पैरेलल टू द सरफेस एंड ब्लूइश मिक्सोइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ना वो भी यहाँ पे विजिबल है। हनी कॉम्बिंग जो है वो प्रेजेंट है टू द लेफ्ट। ये देखिए ये जो है ना ये हम हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस है, जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है। ये हनी कॉम्बिंग हम अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये जो फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई के लिए हमने मेनली इमेज देखी है, तो ये जो है ना ये सारे फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई जहाँ जहाँ पे ये आप लोगों को डार्क नज़र आ रहा है, ये स्टेन जो है ये स्कार का है। ठीक है, फाइब्रोसिस का है। और जो ब्लू कलर के है ना ये मिक्सोइड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और जो फाइब्रोब्लास्टिक फोकस के जो फाइबर्स हैं ना ये पैरेलल टू द सरफेस रन कर रहे हैं। ये देखें ये फाइब्रोसिस के फाइबर्स हैं। ओवर टाइम ये जो एरियाज हैं ये ज़्यादा कोलेजनस हो जाते हैं और लेस सेलुलर, यानी कोलेजन ज़्यादा हो जाएगा, सेलुलैरिटी इनकी कम होती जाएगी। क्वाइट टिपिकल इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ अर्ली एंड लेट लेशंस। द डेंस फाइब्रोसिस कॉजेज कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलर वॉल। इतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाएगी कि एल्वियोलर वॉल सारी कोलैप्स कर जाएगी और ना सिस्टिक स्पेसेस बन जाएंगी लाइन बाय हाइपरप्लास्टिक टाइप 2 न्यूमोसाइट। इस तरह के सिस्टिक स्पेसेस होंगे जिनको ना हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो है वो लाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये बात हो रही है जब बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाएगी और एल्वियोलर जो है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा उसकी वॉल। तो हमें सिस्टिक स्पेसेस मिलेंगी जो कि टाइप 2 न्यूमोसाइट से लाइन हुई होंगी, या फिर ब्रोंक्यूलर एपिथेलियम। ब्रोंक्यूलर एपिथेलियम हनीकॉम्ब फाइब्रोसिस हमें मिलेगी, जो कि मैंने आपको इस पिक्चर में भी शो की। इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन जो है ना वो हमेशा पैची होती है और उसमें ना एल्वियोलर सेप्टल इन्फिल्ट्रेटिव जो है वो होगा ऑफ मोस्टली लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेट करेंगे और ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मास्ट सेल्स एंड यूजिनोफिल्स। सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंसिव चेंजेस जो है ना, इंटिमल फाइब्रोसिस जिसको हम कहते हैं, जो इंटिमा होती है हमारी आर्टरी की थर्ड लेयर, उसकी फाइब्रोसिस और मीडियल थिकनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी ये भी ऑफन प्रेजेंट होंगी। तो उनकी वजह से, इनकी थिकनिंग की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंसिव चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लिनिकल फीचर्स देख लें तो आईपीएफ में क्या होता है कि पेशेंट जो सिम्टम प्रेजेंट करेगा ना वो ग्रेजुअल ऑनसेट के होंगे। ठीक है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, ये आपने याद रखना है। नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी, प्रोग्रेसिव डिस्निया भी होगा पेशेंट को। जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना तो मोस्ट पेशेंट में हमें मिलेगी ड्राई या वेलक्रो लाइक क्रैकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जिस तरह वेलक्रो नहीं होता जो हमारे जूतों में लगा होता है, जो ऐसे चिपकाते हैं फिर हम ऐसे करते हैं तो खुल जाता है, वेलक्रो स्टिकी सा होता है जिस जूतों में भी लगा होता है। तो उसमें जो क्रैकलिंग सी साउंड प्रोड्यूस होती है ना, उस साउंड की बात कर रहा है कि जब वो पेशेंट इंस्पायरेट करेगा तो हमें वो साउंड सुनाई देगी, या ड्राई किस्म की आवाज़।
साइनोसिस या कोर पल्मोनल और पेरिफेरल एडिमा जो है ना, ये लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ में भी डेवलप कर जाते हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में यानी सब प्लूरल फाइब्रोसिस, बेसिलर फाइब्रोसिस, रेटिकुलर एबनॉर्मलिटीज़ एंड हनीकॉम्बिंग, ये बहुत ही डायग्नोस्टिक पॉइंट होती है इस IPF की। एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपीज जो है ना, ये प्रूव हुई है टू बी ऑफ लिटिल यूज इन लाइन विद द आइडिया दैट द इन्फ्लामेशन इज ऑफ सेकेंडरी पैथोजेनिक इंपॉर्टेंस। बाय कंट्रास्ट एंटी फाइब्रोटिक थेरेपीज जो है ना, जैसे कि निंटिडेनिब जो है ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, और इसके अलावा पिरफेनिडोन, ठीक है, पिरफेनिडोन ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का इनहिबिटर है, ठीक है, इसका भी रोल था ना इस फाइब्रोसिस में, तो उसका इनहिबिटर है। तो इन दोनों ड्रग्स ने ना प्रोड्यूस की है पॉजिटिव आउटकम इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, ये हम यूज़ करते हैं। अब ये अप्रूव हुई है फॉर द यूज़ इन द पेशेंट विद IPF। ओवरऑल प्रोग्नोसिस जो है इसकी पुअर है, हाउ एवर सर्वाइवल रेट जो है IPF वालों का 3 से 5 ईयर्स तक का होता है। लंग ट्रांसप्लांटेशन ही सिर्फ इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है IPF का। आगे आती हैं अदर फाइब्रोजिंग डिजीज़ जो हम आगे देखेंगे। इरफान मसूद से भी हम देख लेते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इंट्रो देखें, हमने इसको कहा कि दूसरा नाम क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस भी हम इसको कहते हैं। ये इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ होती है, अननोन ओरिजिन की होती है, और इन्हें लंग फाइब्रोसिस करवा देती है और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ करवाती है, रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। ये 15% केस जो है ना, ये क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिकली ये लंग को सिर्फ इन्वॉल्व करेगी, इसका कोई भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती सिवाय क्लबिंग जो है इसमें होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हो कैसे रही है पैथोजेनेसिस, इस तरह है कि रिपीटेड साइकिल्स हो रहे होते हैं एल्वियोलाइटिस के, एल्वियोलाई की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, किसी भी अननोन एजेंट की वजह से वो ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। अब उसके नतीजे में साइटोकाइंस रिलीज होंगे, अब वो साइटोकाइंस जाके इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस करवा देंगे और प्रोक्सिमल डायलेशन हो जाएगी स्मॉल एयरवेज की। मॉर्फोलॉजी पे हमें क्या मिलेगा, प्लूरल सरफेस जो है लंग के वो कोबल स्टोन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मिलेंगे। कट सरफेस जब हम देखेंगे ना फाइब्रोसिस का लंग पैरेन्काइमा, तो उसमें लोअर लोब की प्रीडोमिनेंस होगी, फाइब्रोसिस जो है वो लोअर लोब में ज़्यादातर होगा कट सरफेस में। अब फाइब्रोसिस जो है वो प्रोनाउंस होगी सब प्लूरल रीजन्स में भी एंड इंटरलोबुलर सेप्टा में भी। ये साइट्स इंपॉर्टेंट है फाइब्रोसिस कहाँ कहाँ हो रही है। हनीकॉम्ब फाइब्रोसिस की बात करें तो उसमें जो है ना कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर वॉल्स की वजह से हो रही होती है, और सिस्टिक स्पेसेस मैंने आपको बताया बन जाती हैं, जो कि हाइपर प्लास्टिक टाइप 2 न्यूमोसाइट से जो है वो लाइन हुई हुई होती है ये सिस्टिक स्पेसेस। तो उस कंडीशन को हम हनीकॉम्ब फाइब्रोसिस कह रहे थे। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे हमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, कि ये बड़ी एज की उम्र में, एडल्ट ओल्ड एज में 40 से 70 ईयर्स में होता है। इसमें प्रोग्रेसिव डिस्निया और ड्राई कफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई कफ होगा, हाइपोक्सीमिया होगी, क्लबिंग भी इंपॉर्टेंट है इसमें, फाइन एंड रिस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस जो कि वेलक्रो लाइक क्रेपिटेशंस हमें मिलेंगी पेशेंट में। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे, इनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमें रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में जो है लंग वॉल्यूम कम मिलेगा और बायलेटरल लोअर जोन रेटिकुलो नोडुलर शेडोज हमें नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि लोअर लोब्स में ही ज़्यादातर फाइब्रोसिस हुई है, तो वहाँ पे वो शेडो कास्ट करेंगे एक्सरे पे। CT स्कैन में हमें ना उसी तरह की पिक्चर मिलेगी जैसे कि चेस्ट एक्सरे में मिली, लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव स्कैन है, ठीक है। और लंग बायोप्सी भी हम इन्वेस्टिगेशन में करवा सकते हैं IPF में। ट्रीटमेंट देंगे तो प्रेडनिसोलोन जो कि हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, प्लस एजाथायोप्रिन जो है, एजाथायोप्रिन जो कि हमारी एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, तो वो हम साथ में इसके साथ कॉम्बिनेशन देते हैं। इसके अलावा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में इसका यही लंग ट्रांसप्लांटेशन है, और बेस्ट सपोर्टिव केयर में हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड ओपियोइड्स दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। ठीक हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में ऐसे एक्सरसाइजेज और ब्रीदिंग वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो मतलब सिखाते हैं हम पेशेंट्स को, स्पेशली COPD वालों को, ठीक है, जिनको लंग डिजीज़ वगैरह होती है। फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, पैथोमा से फिर रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ देख लेते हैं। उसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स पहले देखें तो रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड फिलिंग होती है लंग्स की, यानी टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम होगी उसका और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वेंटिलेशन इन 1 सेकेंड, और फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी का जो रेशो है ना, ये रेशो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये है रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ। मोस्ट कॉमनली ये क्यों होती है, ये इंटरस्टिशियल डिजीज़ की वजह से होती है ऑफ द लंग। ये ना चेस्ट वॉल की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी अराइज कर सकती हैं, जैसे मैसिव ओबेसिटी हो जिन लोगों को, उसकी वजह से भी उनको रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हो सकती हैं। अब इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हमने कर ली है, तो उसको देख लेते हैं। फाइब्रोसिस ऑफ लंग इंटरस्टिशियम कहलाती है।
फिगर देखें 19.9.13 में, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑफ इडियोपैथिक दिखाई गई है, IPF जिसको हम कहते हैं। इसका इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन ये ना साइक्लिकल लंग इंजरी से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा फ्रॉम इंजर्ड न्यूमोसाइट्स रिलीज होगा और वो जाके फाइब्रोसिस करवा देगा। ठीक हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कि ब्लियोमाइसिन ये एंटी कैंसर ड्रग है, एंड एमियोडारोन जो कि एंटी एरिथमिक है, ये भी करवाती है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। रेडिएशन थेरेपी जो है उसको भी हमने एक्सक्लूड करना है, क्योंकि वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं? पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, बढ़ता जाएगा, और कफ होगी, लेकिन ड्राई कफ, याद रखिएगा। फाइब्रोसिस लंग में जो है सीटिंग लंग पे जो मतलब फाइब्रोसिस हमें मिलेगी ना CT स्कैन में, वो इनिशियली हमें सब प्लूरल पैचेस मिलेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो है वो फिर डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस हो जाएगी और आखिर में एंड स्टेज हनी कॉम्ब लंग बन जाएगा। और हमने जिस तरह बात की, इसका ट्रीटमेंट फाइनल जो है वो लंग ट्रांसप्लांटेशन है। दैट्स इट। अदर फाइब्रोजिंग डिजीज़ की बात करें तो बाकी जो है ना रेयर पल्मोनरी डिजीज़ है जो कि फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है, वो कंसीडर होती है इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ IPF में, हम उनको DD की तरह कंसीडर करते हैं। कुछ जो है इनमें वर्दी ऑफ ब्रीफ मेंशन है। एक नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया NSIP। ये NSIP जो है ना, ये क्रोनिक बायलेटरल इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है अननोन इटियोलॉजी की, जो कि डिस्पाइट इट्स नेम इसको डिस्टिंक्ट रेडियोलॉजिक, हिस्टोलॉजिक एंड क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट एसोसिएशन विद कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर्स भी आ जाता है। यानी इनमें पेशेंट्स को जो ना कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया में कॉमन होता है, ये इसकी एसोसिएशन है। अब ये इम्पोर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज के नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया जो है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस है देन द IPF, ठीक है, इसलिए इसको रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है। अब ये डिजीज़ जो है ना, ये कैरेक्टराइज होती है, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट इंटरस्टिशियल क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, सिवियर नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लामेशन हो रही है, और फाइब्रोसिस हो रही है जो कि पैची है लेकिन यूनिफॉर्म है इन द एरियाज इन्वॉल्व। दूसरी अनकॉमन एंटिटी जो कि एसोसिएटेड है फाइब्रोसिस के साथ, वो बीमारी है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया। ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, इसमें कफ होती है, पेशेंट को डिस्निया हो रहा होता है। चेस्ट रेडियोग्राफ में हमें सब प्लूरल या पेरी ब्रोंकाइल पैची एरियाज ऑफ एयर स्पेसेस मिलेंगे कंसोलिडेशन के, जो कि इंट्रा एल्वियोलर प्लग्स की वजह से होते हैं ऑफ द लूज ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो इंट्रा एल्वियोलर रीजन है उसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू के प्लग्स बन जाते हैं, लूज ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू के, तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, इसलिए इसका ये नाम है। तो कुछ पेशेंट जो है वो खुद ही रिकवर कर जाते हैं स्पॉन्टेनियस, लेकिन मोस्ट जो है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यूजुअली ओरल स्टेरॉइड्स हम देते हैं। Also, in the differential diagnosis of fibrosing, pulmonary disorders are several rheumatologic entities such as systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, and systemic lupus erythematosus (SLE), which may be complicated by diffuse pulmonary fibrosis। ठीक है, यानी इससे फाइब्रोसिस वाले पेशेंट जिनको ये भी डिजीज़ हों, तो उनमें जो है फिर डिफ्यूज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होकर डिफ्यूज़ वाली करवा देगी। अब हम समरी पे आ जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ये वाला आज टॉपिक पढ़ा। तो उसमें हमने कहा कि डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑफ लंग जो है वो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को राइज दे सकती है, जिसमें क्या होता है, लंग की जो कैपेसिटी है वो कंप्लाइंस जो है वो कम हो जाती है, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। फंक्शनल फोर्स एक्सपायरेटरी वेंटिलेशन का और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जो रेशो है वो नॉर्मल रहेगा। डिजीज़ जो कि डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस करवाती है ना, वो हेट्रोजीनस होती हैं। यूनिफाइंग पैथोजेनिक फैक्टर है इंजरी टू द एल्वियोलाई, जिसके नतीजे में एल्वियोलाई इंजर हुआ तो एक्टिवेशन होगी मैक्रोफेजेस की, उन्होंने फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब IPF जो हमने पढ़ी, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये प्रोटोटाइपिक है ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। इसमें अब पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, कहीं नहीं होगी, फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई बनेंगी और सिस्टिक स्पेसेस बन जाएंगे, जिसको हम हनी कॉम्ब लंग कह रहे हैं। ये हिस्टोलॉजिक पैटर्न जो है, ये इसको हम यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया UIP भी कहते हैं, इसके हिस्टोलॉजिक पैटर्न की वजह से जो हनी कॉम्ब लंग बनता है। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ टॉपिक।